हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस बुक की चौथी इकाई को, जिसकी हमने सीरीज शुरू कर रखी है। इस वीडियो से पहले इसकी 3 वीडियो आ चुकी हैं इकाई 3 तक। तो गाइस, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के इस इकाई की, जिसमें हम जानेंगे शिकारी संग्रहकर्ता से लेकर कृषि और पशुपालन के आरंभ तक की कहानी। यानी कि ये सबसे आरंभिक इतिहास हम कह सकते हैं मनुष्य का, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस इकाई के। पहला रहेगा पूरा पाषाण युग, जिसमें हम औजार, बस्तियां और जीवन जीने के तरीके कैसे रहे होंगे इस काल में, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण युग, जिसमें भी हम किस तरह के औजार यूज किए जाते थे, कहाँ रहते थे और जीवन यापन के कैसे तरीके थे, जीवन जीने के कैसे तरीके थे, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम नवपाषाण संस्कृति के बारे में जानेंगे। किसान सबसे पहले कहाँ थे, सबसे प्राचीन किसान, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले खेती कहाँ आरंभ हुई, एक एक कर हम उनके बारे में जानेंगे। भारत के किन किन जगहों पर ये संस्कृति पाई गई, इस इकाई में हम यही जानने वाले हैं। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और करते हैं जानकारी प्राप्त अपने प्राचीन इतिहास की। तो आइए गाइस, प्राचीन प्रमाणों से मिली जानकारी से इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत प्रस्तावना के साथ। तो गाइस, प्रस्तावना जान लेते हैं, जिससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम ये इकाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा ये इकाई पढ़ने का। हमें आइडिया हो जाएगा इस इकाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मनुष्य जाति का अस्तित्व का 99% हिस्सा शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में बीता है। यानी कि जो मनुष्य जीवन है उसमें से सिर्फ 1% हिस्सा ही खेती करना सीखा है। बाकी 99% जो मनुष्य होते थे शुरुआत से लेकर अभी तक 99% शिकारी हुआ करते थे, संग्रहकर्ता हुआ करते थे। यानी कि सिर्फ मनुष्य ने 10,000 साल पहले ही कृषि का उत्पादन शुरू किया है। उससे पहले जितने भी मनुष्य हुए वो सभी या तो शिकारी थे, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, या फिर संग्रहकर्ता थे, प्रकृतियों से फल, जड़ें, मूल एकत्रित करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे। यानी कि सिर्फ मनुष्य अभी ही सभ्य बनना शुरू हुआ है। पहले प्रकृति पर निर्भर होता था, कृषि नहीं आती थी मनुष्य को। अपने अस्तित्व के अधिकांश कालों में मनुष्य प्राकृतिक, पर्यावरण, इनके ऊपर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करता था। प्रकृति के संबंध में, प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण में इनके ऊपर बहुत बदलाव आया भोजनों को लेके। पहला रीज़न तो ये था कि उनके भोजन प्राप्त करने के तरीके से प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा था, प्रकृति के दृष्टिकोण पर उनका भी प्रभाव पड़ रहा था। यानी कि मनुष्यों का दृष्टिकोण भी प्रकृति के प्रति बदल रहा था और प्रकृति पर उस चीज़ का प्रभाव, भोजन प्राप्त करने का प्रभाव भी पड़ रहा था। दूसरी बात आ जाती है कि यह कि शिकारी संग्रहकर्ता एक समूह में रहते थे, ग्रुप बनाकर चलते थे। इसका संबंध उनसे उनके भोजन जुटाने की पद्धति होता था। यानी कि शाकाहारी भोजन है या मांसाहारी भोजन है, एक जैसे भोजन वाले एक समूह में रहा करते थे। अन्य समूहों की अपेक्षा शिकारी और संग्रहकर्ता समूहों की बनावट कहीं ज़्यादा लचीली होती थी। मनुष्य काफी अरसे तक शिकार संग्रहकर्ता का जीवन बिताता रहा, इसलिए इस काल के मानव इतिहास को जानना ज़रूरी हो जाता है। यानी कि जितने भी मनुष्य अभी तक हुए हैं, मनुष्य की जितनी भी अभी तक प्रेजेंस मानी जाती है जितने सालों से, उनमें से सिर्फ 10,000 साल कृषि की है और बाकी के 99% काल मनुष्य जीवन में
शिकारी रहे हैं, संग्रहकर्ता रहे हैं। कृषि करने से पहले संग्रहकर्ता और शिकारी हुआ करते थे, इसीलिए काल बहुत ज़रूरी हो जाता है जानने के लिए। तो हम इसीलिए इस इकाई को पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इस इकाई के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। विश्व में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ आज भी शिकारी संग्रहकर्ता का जीवन पाया जाता है, इसीलिए ये हमारी ही संस्कृति का हिस्सा है। बहुत सारी जगहों पर कृषि अपना ली गई है, लेकिन आज भी हमें ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पर शिकारी संग्रहकर्ता हमें देखने को मिल जाएंगे भोजन के लिए। मानव इतिहास में हुए सांस्कृतिक बदलाव के साथ साथ हम उनकी संस्कृति के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर हम शिकारी संग्रहकर्ताओं के बारे में जानेंगे कैसे? शिकारी संग्रहकर्ताओं के रहने के ढंग के बारे में, सामाजिक संगठन के बारे में और उनके पर्यावरण, इन सभी पहलुओं के बारे में मानव जाति वैज्ञानिकों, मानवताओं ने प्रकाश डाला है। इन्होंने जीवित शिकारी संग्रहकर्ताओं समूहों का अध्ययन किया है जो अभी भी जीवित हैं, अभी भी शिकारी संग्रहकर्ताओं के समूह में रहते हैं। ऐसे लोगों पर अध्ययन करने के बाद इनके कार्यों से अतीत के शिकारी समुदायकर्ताओं संग्रहकर्ताओं समुदायों की जीवन पद्धति और स्थिति को जानने की अंतर्दृष्टि मिल पाई, यानी कि ऐसी ही उस समय में शिकारी और संग्रहकर्ताओं का जीवन रहा होगा, ऐसा पता लगा। इन समुदायों के बारे में जानने के लिए उन पुरातत्ववेत्ताओं और वैज्ञानिकों की सहायता लेनी पड़ी जो उन समुदायों विशेष के औजार, हड्डियों के अवशेष और पर्यावरण विशेष के विशेषज्ञ होते हैं। उन सब ने उसके ऊपर अध्ययन किया और कई प्रकार के शैक्षणिक संकायों का सहारा भी लेना पड़ा इसके अंदर। तो इन सभी साक्ष्यों को लेकर, इन सभी साक्ष्यों के आधार पर जानवरों के अवशेष, पौधे और अन्य जैव अवशेषों का अध्ययन किया। उनका संबंध शिकारी और संग्रहकर्ता अवस्था से जोड़ना पड़ता है और इनसे आदि मानव के तत्कालीन भौतिक पर्यावरण को जानने में हमें जानकारी मिल जाती है, हमें थोड़ी अंतर्दृष्टि मिल जाती है। शिकारी संग्रहकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाए गए पत्थर के औजार, उन औजारों का उपयोग कैसे किया जाता होगा, इसी प्रकार काल के अनुसार मध्य पाषाण, पूरा पाषाण आदि वर्गों में डिवाइड कर दिया, यानी कि आधुनिक युग आता जा रहा था तो पूरा पाषाण पुराना और मध्य पाषाण में थोड़ा आधुनिक हो गए थे वो भी, तो इसीलिए इसको ऐसे वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है इस काल को। इन औजारों के बनाने के तरीके से पुरातत्ववेत्ता विचार करते हैं कि पशुओं के अवशेषों के अध्ययन से इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रागैतिक इतिहास काल में उनका किस प्रकार उपयोग किया जाता होगा। जैसे कि अगर हमें कुल्हाड़ी दिखा दे तो कुल्हाड़ी का उपयोग किस तरह किया जाता है हम बता सकते हैं। अगर हमें कोई और औजार दे दिया जाए, कोई और हथियार दे दिया जाए, तो हम उसे देखकर बता सकते हैं कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता था। तो इसी तरह उन अवशेषों का अध्ययन किया गया और उनका उपयोग किस तरह से किया जाता था इसकी जानकारी मिली, जिससे हमें उनके पूरा पाषाण से मध्य पाषाण युग के बारे में जानकारी मिलती रही। इस वजह से हम इसको अलग अलग युगों में, अलग अलग कालों में डिवाइड करते हैं। पत्थर पर की गई खुदाई और चित्रकारी प्रागैतिक इतिहास काल के लोगों की अर्थव्यवस्था और समाज की स्थिति का पता चलाने में हमारी मदद करती है। जैसे कि पेंटिंग्स होती हैं, आज के टाइम में हम जैसी पेंटिंग्स बनाएंगे वो आज के टाइम से रिलेटेड होंगी, आज की परिस्थितियों से रिलेटेड होंगी। यानी कि अगर हम पशु पक्षियों की चित्र बना रहे हैं तो वो हमने देखे होंगे, या वो हमने कहीं किताबों में, या फिर रियल लाइफ में, या फिर हमने ड्राइंग्स की क्लासेस में सीखे होंगे। इसी तरह उस समय की चित्रकारी और पत्थरों पर की गई खुदाई उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन करती है। इसी तरह अगर हम बात करें उस समय के लोगों की अर्थव्यवस्था की, तो उस समय में अर्थव्यवस्था नहीं होती थी। उस समय लोग संग्रहकर्ताओं की तरह अपना कार्य खुद करते थे, अपना भोजन की व्यवस्था खुद करते थे। जान लेते हैं पूरा पाषाण युग के बारे में कि इसको पूरा पाषाण युग क्यों माना जाता है।
पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभी नूतन युग में हुआ था। अभिनूतन युग 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सिंधु सभ्यता कुछ 5,000 साल पुरानी है, पूरा 5,000 साल पुरानी है, यानी कि उसका समय हम मान रहे थे 6,000 ईसा पूर्व के आसपास, लेकिन ये चला गया है 20 लाख ईसा पूर्व से भी पहले, नहीं 20 लाख साल पहले। आज से 20 लाख साल पहले भूवैज्ञानिक काल है, जिसे हम हिमयुग का अंतिम चरण मानते हैं, यानी कि हिमयुग जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, वो खत्म होना शुरू हो चुकी थी बर्फ धरती से, और उस समय को यानी कि बर्फ के खत्म होते ही उस अंतिम चरण से उदय हुआ पूरा पाषाण युग का, जहां हमें मनुष्य का आरंभिक युग माना जाता है। पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार के वर्गीकरण के संबंध में भारत के पुरातत्ववेत्ताओं के बीच अभी भी मतभेद हैं, यानी कि जो पत्थर के औजार मिले वो अभी भी ये फिक्स नहीं हुआ कि यही औजार मिले थे। कुछ विद्वान धारादार ब्लेड और लक्षणों वाले कालों को उच्च पुरा पाषाण कहते हैं। कुछ विद्वान उच्च पुरा पाषाण को यूरोपीय पुरा पाषाण संस्कृति से जोड़ते हैं, पर अब उच्च पुरा पाषाण के प्रयोग भारतीय संदर्भ में भी होता है, यानी कि जो ये धाराधार ब्लेड बनाए जाते थे पत्थरों से, उनको उच्च पुरा पाषाण वाले लक्षणों से माना जाता था, जो कि कुछ विद्वान उनको पहले यूरोपीय से जोड़ते थे, यूरोपीय संस्कृति से जोड़ते थे, लेकिन आज ये भारतीय संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। तो आइए भारतीय संस्कृति की बस्तियों के बारे में ही हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं औजारों की प्रकृति, जो इस काल में यूज की जाती थी। तो आइए जान लेते हैं पर्यावरण और जलवायु में हुए परिवर्तन और मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थर के औजारों और प्रकृति के आधार पर पूरा संस्कृति को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इन औजारों को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला आ जाता है निम्न पूरा पाषाण चरण। पूरा पाषाण को भी आगे 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है। फिर आ जाता है मध्य पूरा पाषाण और फिर आ जाता है उच्च पूरा पाषाण युग। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे, इनके औजारों के बारे में। निम्न में आ जाता है हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षणी, काटने का औजार। ये होते थे निम्न पूरा पाषाण युग के औजार। मध्य पूरा पाषाण में काटने के औजारों पर आधारित होता था। उच्च पूरा पाषाण में तक्षणी और खुरचनी जैसे औजारों का उपयोग किया जाता था। आइए अब हम चर्चा करेंगे कुछ औजारों के बारे में जो इस समय में उपयोग हुआ करते थे, जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता था कि मुठ चौड़ा, आगे का हिस्सा पतला होता था। इसका उपयोग काटने या खोदने के लिए किया जाता था। चीरने का औजार, इसमें दोहरी धार होती है। इसका उपयोग पेड़ को काटने और चीरने के लिए होता है। एक तरफ से काटने के लिए और चीरने के लिए, किसी चीज को बीच में से, जैसे कि बांस की डंडियां चीरी जाती हैं। काटने के औजार में आ जाता है एक बड़ा सुथल औजार, जिसमें एक तरफा धार होती है, जो कि काटने के लिए ही बनाया जाता है। काटने का औजार एक और होता है, यह भी चॉपर के समान एक बड़ा स्थूल औजार होता है। इसमें दोहरी धार होती है, दोनों तरफ धार होती हैं, 2 तरह की धार होती हैं। इसमें कई पट्टे होते हैं। इसका उपयोग भी किसी चीज को काटने के लिए होता है, पर यह अधिक नुकीली धार वाला हथियार होता है, अधिक कारीगर होता है काटने के लिए। इसके अलावा आ जाता है परत। इसमें यह एक प्रकार का औजार है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। परत की सतह पर सकारात्मक समाघात है। इसके सारभाग में एक नकारात्मक समाघात है, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जिस स्थान पर पत्थर के हथौड़े से चोट की जाती है उसे समाघात स्थल कहते हैं। इस चोट से जो घोल हल्का उल्टल हिस्सा कट कर निकलता है
उसे सकारात्मक समाघात कहते हैं। यानी कि जो हमने अभी बोला कि एक परत होती है, जो एक भाग होता है वो सकारात्मक समाघात होता है, दूसरा भाग होता है नकारात्मक समाघात। यानी कि एक साइड पॉजिटिव समाघात कह सकते हैं, हम उसे नेगेटिव समाघात बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे हथौड़े से चोट मारकर होल कर दिया जाता है, उस वाले हिस्से को, उस कटे हुए हिस्से को सकारात्मक समाघात कहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है अवतल हो जाता है, नेगेटिव चोट होती है, वो नेगेटिव समाघात कहलाता है। दूसरा हिस्सा नेगेटिव समाघात। परत बनाने की कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे कि फ्री फेल्किंग तकनीक, स्टेप फेल्किंग तकनीक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक तकनीक और द्विध्रुवीय तकनीक। इन सब तकनीकों से उस समय में परत बनाई जाती थी। आ जाता है अगला औजार खुरचनी। एक परत होती है, एक ब्लेड होता है, इसका एक किनारा धाराधार होता है। इसका उपयोग पेड़ों से खाल, जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। तक्षणी आ जाता है, ये भी उस समय का एक हथियार है। ब्लेड की तरह होता था, एक परत होती थी पतली सी। इसका किनारा दो तलों के मिलने से बनता था, यानी कि दो तलों के बीच दो तल बीच से खोखले और साइडों से नुकीले हुआ करते थे। तक्षणी के काम वाले हिस्से की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती थी। इसका उपयोग मुलायम पत्थरों, हड्डियों, कोरों, गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए होता था, यानी कि निशान बनाने के लिए किया जाता था, हम ये कह सकते हैं। तो ये थे कुछ हथियार जो हमने इनके नाम याद कर लेने हैं, नाम के अकॉर्डिंग इनके काम याद कर लेने हैं। तो आइए आगे आ जाते हैं बस्तियों में कि पूरा पाषाण युग में बस्तियां किस तरीके की रही होंगी। उस समय में बहुत सारी जगहों पर हमें इसकी बस्तियों के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। औजारों के फैलाव की वजह से हमें इन जगहों का पता चलता है, निवास स्थलों का पता चलता है, बल्कि उस पर्यावरण की जानकारी भी मिलती है जिसमें वे रहते थे। इसमें आ जाते हैं बहुत सारे जिनका हम अध्ययन करेंगे। कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिमी में पीर पंजाल पहाड़ियों और उत्तर पूर्व हिमालय से घिरी हुई कश्मीर में लद्दार नदी के किनारे पहलगांव से एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, जो पाषाण युग के औजारों में शामिल है। कश्मीर में ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि हिम युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड होती थी। पोतवार क्षेत्र पीर पंजल और साल्ट पर्वत श्रृंखला के बीच पड़ता है ये क्षेत्र, जहाँ पे ये मिली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोहन नदी की उत्पत्ति के साथ सोहन घाटी में हाथ की कुल्हाड़ी और काटने के औजार मिले हैं। तो ये औजार अड़ियाल, बलवाल और चौंटरा जैसी कुछ पूरा पाषाण बस्तियों में पाए गए होंगे। ब्यास, बाणगंगा और सिरसा नदियों के किनारे पर भी हमें पूरा पाषाण युग के औजार देखने को मिल जाते हैं। लूनी नदी राजस्थान से भी हमें ऐसे ही कुछ हथियार देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमें खुरचनी, बेधक औजार और नुकीले औजार देखने को मिल जाते हैं। ये कदमिली नदी के आसपास हमें मिल जाते हैं। इसको मध्य पुराण युगीन बस्तियां बताया जाता है। आगे आते हैं गुजरात की बस्तियों में, जहां साबरमती, माही और उनकी सहायक नदियों पर पूरा पाषाण युग के अनेकों हथियार औजार हमें मिले हैं। साबरमती नदी अरावली के निकट खंबाता की खाड़ियों में जाकर गिरती है। वहां पर हमें कच्छ के भी कुछ क्षेत्रों में हमें पूरा पाषाण युगीन हथियार मिलते हैं, जैसे कि खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी और कुछ काटने के औजार। गुजरात में हमें कुल्हाड़ियां, खुरचनी, काटने के औजार, नुकीले औजार और बेधक औजार देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं दक्षिण साइड में नर्मदा नदी के किनारे पर, जहां पर हमें मैकॉल पर्वत श्रृंखला से निकलती हुई नर्मदा नदी और खिंबात की खाड़ियों में जाकर मिलती है। तो नर्मदा नदी के समतल में हमें
पूरा पाषाण युग के अनेक औजार मिलते हैं, जिनमें कुल्हाड़ियां, चीरने के औजार। विंध्य क्षेत्र में भी हमें ऐसे ही औजार देखने को मिल जाते हैं। कुछ इसको पूरा पाषाण के बताते हैं। तो ये मध्य पूरा पाषाण संस्कृति का आगमन देखा जा सकता है इस क्षेत्र में। आगे चलते हैं। ताप्ती, गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों के आसपास भी हमें पूरा पाषाण युग की बस्तियां पाई गई हैं, जहां के पर्यावरण संबंधित बदलाव से भी हमें भू संखलन, मिट्टी की प्रकृति आदि जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन सब नदियों के किनारों पर हमें निवास स्थान, मतलब उनका आवास, उनकी बस्तियां होने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि वहां पर हमें चिरकी में, नजदीकी चिरकी नाम के स्थान पर महाराष्ट्र में कुल्हाड़ियां, काटने के औजार, बेधक औजार, खुरचनी और मिट्टी तोड़ने के औजार आदि औजार पाए गए हैं, जो कि कोरेगांव, चुंदेली और शिकारपुर पूरा पाषाण युग की प्रमुख अन्य बस्तियां बताई जाती हैं। पूर्वी भारत में आते हुए हम रोरो नदी के किनारे पर कुल्हाड़ियां, काटने के औजार, परत आदि हमें पूरा पाषाण युगीन हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं। तो ये आज के टाइम में बिहार, सिंहभूम आदि क्षेत्रों में देखने को मिल जाती हैं ये जगहें। तो इन औजारों के सहायता से हमें पूरा पाषाण बस्तियों के होने के संकेत मिलते हैं, जो कि उड़ीसा के वेरतनी, ब्राह्मणी और महानदी के डेल्टे क्षेत्रों में भी पूरा पाषाण युग की बस्तियां देखी गई। उड़ीसा के अलावा अगर हम बात करें, मालाप्रभा, घाटप्रभा और कृष्ण की सहायक नदियों के आसपास पूरा पाषाण युग की कई बस्तियां पाई गई, जिसमें हमें बहुत सारे औजार देखने को मिल जाते हैं, जिनमें हमें गुडियम के प्रारंभिक, अतिरम्पर्मक और गुडियम के प्रारंभिक मध्य पूरा पाषाण युगीन औजार देखने को मिल जाते हैं। हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, परत, ब्लेड आदि इन सब में शामिल थे। अगर जीवन यापन के तरीके की बात करें तो नर वानर, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी, गाय, भैंस, सुअर सब देशी मूल से पशु प्रतीक होते थे। ऊंट और घोड़े से उत्तरी अमेरिका के संबंध का पता चलता है। दरियाई घोड़े, हाथी मध्य अफ्रीका से भारत आए थे, ऐसा हमें पता चलता है। ये हिमालय के पूर्वी पश्चिमी सीमाओं से होकर भारत में आए थे। अधिकांश जानवर भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं से होकर आए थे। उस समय अफ्रीका और भारत के बीच काफी आदान प्रदान हुआ करता था, यानी कि जानवर भी सभी अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पर बसे हैं। पूरे पाषाण युग के मनुष्य के भोजन की बात करें तो पूरे तरह से प्रकृति पर निर्भर होते थे। जानवरों के अवशेष हमें मिल जाते हैं। जानकारी के लिए कुछ लोग शिकारी और संग्रहकर्ता भी हुआ करते थे। शिकारी लोग अपना भोजन पशुओं का शिकार करके किया करते थे। इसके अलावा संग्रहकर्ता प्राकृतिक चीजों और वनस्पति से भोजन लिया करते थे। भोजन के रूप में जड़ मूल, फल, सब्जियां आदि जो उन्हें मिलता था प्राकृतिक रूप से, वो खा लिया करते थे। इस काल में किसी खास प्रकार की शिकारी प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। बस हमें पता चलता है कि शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा पशु और पेड़ों से भोजन प्राप्त करके इस्तेमाल किया जाता था। सूक्ष्म और आदर पर्यावरण हुआ करता था। पूरा पाषाण युग में लोग बैल, गवैल, नीलगाय, भैंस, चिनकारा, हिरण, बारहसिंगा, सांभर, जंगली सुअर, कई अन्य पशु पक्षियों को, कछुओं, मछलियों, मधु, फलदायक और पौधों के फल, मूल, बीज और पत्ते आदि का भोजन इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि इन सब चीज़ों से वो प्राकृतिक तौर पर शिकारी में नॉन वेज और पेड़ पौधों से वेज खाना लिया करते थे। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा शिकार किए जाना जानवरों से अधिक महत्व शिकारी संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित भोजन का था। पत्थरों की चित्रकारी से हमें पता चलता है कि पूरा पाषाण के लोगों
के रहने सहने और सामाजिक जीवन के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है चित्रकारी से, जिसमें हमें सबसे पुरानी चित्रकारी उत्तर पाषाण युग की है। विंध्य क्षेत्र में भीमबटका में विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिल जाती है। प्रथम काल में उत्तर पाषाण युग की चित्रकारी हरे और गहरे लाल रंग से की गई थी। इन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गेंडा और सूअर के प्रमुख चित्र रहे। ये चित्र काफी बड़े थे। इनकी लंबाई 2 से 3 मीटर हुआ करती थी। पुरापाषाण युग के लोगों के शिकारी जीवन की यह जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जानवरों के कितने और किन किन रूपों में चित्र मिलते हैं, इसका बारीकी से अध्ययन किया और इन खुदाई और चित्रकारी से हमें पता चला उनके जीवन जीने के तरीकों के बारे में, उनके साधनों के बारे में। इन चित्रों की सहायता से हमें पता चलता है कि पुरापाषाण युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। जीवन निर्वाह करने के लिए पशुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर रहा करते थे। तो गाइस, ये थी पुरापाषाण युग की जानकारी जो हमने पूरी तरह से डिटेल में पढ़ ली है। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे मध्य पाषाण युग के बारे में। पुरापाषाण युग के हमने तीनों चरण पढ़ लिए हैं, निम्न, मध्य और उच्च। इसके अलावा अगला काल या फिर अगला युग आ जाता है मध्य पाषाण युग, जिसे हम अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे इस युग के बारे में, इस युग में हुए बदलाव के बारे में, औजार और बस्तियों के बारे में, जीवन यापन कैसा रहा होगा। इन सब जानकारियों के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।